हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। इससे पहले हम कुछ वीडियोस 6th की अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल एडू अबॉर्ड पे जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर वो सब वीडियोस जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा कि जो नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। और अगर आप हमारे इस पेज एडू अबॉर्ड को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज एडू अबॉर्ड को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है एनवायरमेंट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एनवायरमेंट हम किसको कहते हैं? एनवायरमेंट का हिंदी में हम इसको एनवायरमेंट को पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पर्यावरण बोलते हैं। एनवायरमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। एनवायरमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच वर्ड से आता है। फ्रेंच में इसका एक वर्ड है जिसका नाम है एनवायरनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड यानी पड़ोसी, आस पड़ोस। इट रेफर टू आवर सराउंडिंग। इट इज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारा। क्यों है बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम? क्योंकि ये हमें पानी प्रोवाइड करवाता है, जल। यहाँ पे हम खाने को भी ये हमें प्रोवाइड करवाता है, खाने की चीजें भी प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा ये हमें सांस लेने के लिए एयर जो है वो भी प्रोवाइड कराता है। और जिस जगह हम रहते हैं उसके लिए एक लैंड भी प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। याद रखिएगा कि बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें जीने के लिए जो पानी की आवश्यकता है वो भी पूर्ण करता है, खाने के लिए जो है वो भी पूर्ण करता है, जो हम सांस लेते हैं वो भी हमें यहीं से मिलती है, और जिस जगह हम जमीन पे रहते हैं लैंड, वो भी हमें यही देता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन 5 जून। याद रखिएगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को करते हैं हर साल। क्यों करते हैं 5 जून को ही? क्योंकि 1972 में ही 5 जून 1972 को स्टॉकहोम एक जगह है स्वीडन में, वहां पर पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। किस पर? ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट पे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसीलिए 5 जून को हम हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? देखिए, नेचुरल है। नेचुरल में आएगा लिविंग थिंग, जैसे एयर, वाटर, लैंड और लाइट्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स, एयर, वाटर, लैंड एंड लाइट, ये क्या है? नेचुरल। मैन मेड में आपका बिल्डिंग्स, पार्क्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स एंड ब्रिजेस। ह्यूमन में आएगा इंडिविजुअल ह्यूमन, उसकी फैमिली, एक कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट हम किसको कहेंगे? देखिएगा कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण क्या क्या हो सकता है? लैंड हो गया आपका, क्या? लैंड हो गया आपका, ठीक, आप देखिएगा, लैंड हो गया आपका। उसके बाद वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स हो गए। यही सब मिलकर क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट बोलता जाता है। ये सब जब मिल जाते हैं तब क्या ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट को दो भागों में फिर से डिवाइड करा गया है। एक तो है बायोटिक और एक है अबायोटिक। कौन कौन सा? एक बायोटिक। बायोटिक को बोलते हैं जैविक और अबायोटिक को बोलते हैं अजैविक। ठीक, बायोटिक क्या होता है? पहले हम बायोटिक को जानते हैं। बायोटिक का मतलब होता है जैविक। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा? वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित जीवों की दुनिया जो है वो क्या है? अब बायोटिक है, सॉरी, बायोटिक यानी जैविक। उसके बाद आ जाते हैं हम अबायोटिक पे। अबायोटिक का मतलब है अजैविक। अजैविक में वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, जैसे कि हिंदी में निर्जीव जीवों की दुनिया, जिसे जैसे एग्जाम्पल आपका आ जाता है। यही दोनों क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट के फर्दर डिवाइडेड हमने कर रखा है कंपोनेंट्स को। अब हम आगे आ जाते हैं डोमेन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या है? डोमेन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण के क्षेत्र। देखिए, 4 हैं। लिथोस्फेयर यानी कि स्थलमंडल,
हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, बायोस्फीयर जैव मंडल। क्या बोलते हैं बायोस्फीयर को? जैव मंडल। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये जहां पे सारे इकट्ठे होंगे वो जगह क्या होगी? बायोस्फीयर बोला जाएगा। उन जगहों को क्या? बायोस्फीयर बोला जाएगा। जहां पे एटमॉस्फेयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो, लिथोस्फीयर भी, वो जगह बायोस्फीयर। अब हम लिथोस्फीयर के बारे में करते हैं। इट इज सॉलिड क्रस्ट। ये क्या है? सॉलिड क्रस्ट है आपका। क्या है? सॉलिड क्रस्ट है। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये एक सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड टॉप लेयर है, ठीक है, ठोस सतह है, टॉप लेयर है किसकी? अर्थ की टॉप लेयर है, ठोस टॉप लेयर अर्थ का। इट कंसिस्ट रॉक्स मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। इसमें क्या क्या मिलता है? रॉक्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। इट इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, और एक ये थिन लेयर जो है वो पतली परत सॉइल की उससे कवर्ड है। इट इज इरेगुलर इन शेप, और ये इरेगुलर शेप में है, यानी कि हर जगह शेप एक जैसी नहीं है इसकी, कहीं पे उबड़ है, कहीं पे खाबड़ है। जैसे आपको कहीं पे आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, कहीं पे आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे, कहीं पे आपको प्लेन्स मिल जाएंगे, कहीं पे आपको ग्रासलैंड मिल जाएंगे, कहीं पे आपको डेजर्ट्स मिल जाएंगे और कहीं पे आपको वैलीज मिल जाएगी। मतलब कि लिथोस्फीयर पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। माउंटेन पहाड़ भी आपको देखने को मिलेंगे, प्लेट्यू पठार भी मिलेंगे, मैदान भी मिलेंगे, ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, रेगिस्तान डेजर्ट भी मिलेंगे और वैली जो है घाटी भी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एज वेल एज ऑन द ओशियन फ्लोर। लैंडफॉर्म जो है वो कॉन्टिनेंट पे भी पाए जाते हैं और उसके अलावा ओशियंस फ्लोर जो है वहां पर भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? लिथोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ये हमको एक जमीन देता है एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए, और उसके साथ साथ यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी देता है, यानी मानव की बस्ती जहां पे बसे उसके लिए भी ये लैंड प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड फॉरेस्ट एंड मिनरल्स वेल्थ। ये आपको फॉरेस्ट भी प्रोवाइड करता है, जंगल भी प्रोवाइड करता है, वन, उसके अलावा मिनरल्स खनिज भी आपको प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, और एक ये ग्रासलैंड आपको क्या करता है? घास का जो घास स्थल है वो प्रोवाइड कराता है, जहां पर चरवाहे जो हैं, पशु जो हैं वो आराम से चर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर को हम बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। एटमॉस्फेयर को याद रखिएगा। ये एक थिन लेयर है, किसकी? एयर की। द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की एक पतली परत है, उसको ही क्या बोलते हैं? हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। किसको एटमॉस्फेयर बोलेंगे? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत ही एटमॉस्फेयर होती है। इसमें बहुत सारी गैसेस, आपको नंबर ऑफ गैसेस मिल जाती हैं, जिसमें कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है नाइट्रोजन, जो 78% के आसपास है। ऑक्सीजन जो है वो 28% के आसपास है। ये मेजर गैसेस हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। अदर गैसेस भी हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर 1%, डस्ट पार्टिकल, अदर गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल है, और वाटर वेपर्स वगैरह जो है वो बचे हुए 1% क्या है, सॉरी 1% आगे जो है ये सब मिलकर 1% हैं। ऑफ इट्स अमंग विच कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से 0.03% है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसे थामे रखता है। ये एटमॉस्फेयर को जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी ग्रेविटेशनल जो पुल है, फोर्स है, वो इसको बांधे रखती है। अब एटमॉस्फेयर के इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमको जो सन से जो हार्मफुल रेज निकलती हैं उससे बचाता है, और हीट से भी बचाता है, सन की जो हीट है उससे भी बचाता है। जो हमें को जो उसकी नुकसान देने वाली जो सन की जो किरणें हैं वो बहुत सारी एटमॉस्फेयर ही दबा लेता है, जो बहुत बची कुची है वो हमारे यहां तक रीच करती हैं। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर कॉजेस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। जब एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो उसी के कारण वेदर भी चेंज होगा और क्लाइमेट भी एक से चेंज होगा, एक जगह से सॉरी दूसरी जगह पे ऐसे ही चेंज होगा। किसके कारण होगा? वो एटमॉस्फेयर के कारण होगा। अब हम आ जाते हैं जरा इस पे, अगला जो है हाइड्रोस्फेयर और एंड बायोस्फेयर। देखिए, हाइड्रोस्फेयर को क्या बोलते हैं? जल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल मंडल। द वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ फॉर्म द हाइड्रोस्फेयर। देखिए, जो भी वाटर बॉडीज हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है वो क्या फॉर्म करती हैं? वो हाइड्रोस्फेयर फॉर्म करती हैं। जैसे कि रिवर्स होगी, लेक्स हो गए, सीज हो गए, ओशियंस हो गए, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं।
और इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग, और ये जीने के लिए, सबके जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी के बिना देखिए कोई भी जीवित नहीं रह सकता है ज्यादा दिन तक, तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल थिंग्स है हाइड्रोस्फीयर। अब उसके बाद आ जाते हैं हम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को क्या बोलते हैं हम? जैव मंडल बोलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल फॉर्म द बायोस्फीयर, यानी कि पौधे और जानवर मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? बायोस्फीयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। इट इज अ नैरो जोन, यानी सक्रिय जोन है, ये बहुत छोटा, बहुत ही नैरो जोन है अर्थ पे, वेयर एयर लैंड वाटर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइट। और इसी जगह पे, ये छोटी सी जगह जो है, ये नैरो जोन बायोस्फीयर में, यहाँ पे एयर भी आता है, वाटर, लैंड इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और उसी के कारण यहाँ पे जो हमारी लाइफ है वो सपोर्ट हो पाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम इकोसिस्टम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम को पारितंत्र भी बोलते हैं। ऑल लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। वो है तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसको ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं। द रिलेशन बिटवीन The relations between the living organisms and their surrounding is known as ecosystem. इकोसिस्टम, ठीक है, हमारे रिलेशन किस किस के बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म के और उसके सराउंडिंग जो भी है उनको क्या बोलेंगे हम? इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम का जो टर्म है, वो सबसे पहले किसने कॉइन किया था? एजी टेस्ले। कौन से? एजी टेस्ले। एन इकोसिस्टम कैन बी, इकोसिस्टम जो है वो को हो सकता है पार्क भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, और यहां तक कि फॉरेस्ट भी हो सकता है। देखिए, बून बेन टू द एनवायरमेंट ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग गेट एवरीथिंग दे नीड फ्रॉम द एनवायरमेंट। ह्यूमन जो भी चीज चाहता है, जिसकी भी उसको जरूरत पड़ती है, वो एनवायरमेंट से पूरी हो जाती है, ले लेता है। दे मॉडिफाई द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और जो ह्यूमन है वो मॉडिफाई कर देता है एनवायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग, जैसे उसकी जरूरत होती है वो इस हिसाब से एनवायरनमेंट को क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है। अर्ली ह्यूमंस लेड अ सिंपल लाइफ विद द थिंग दे गॉट फ्रॉम देयर नेचुरल सराउंडिंग। जो अर्ली पीपल थे, जो पुराने लोग जो थे, वो सिंपल लाइफ जीते थे, क्योंकि वो जो भी चीज अपना उनको जरूरत होती थी वो नेचुरल ही मिल जाती थी, आसपास ही मिलती थी। when the need and population of the human grow, जैसे हमारी जरूरतें और पॉपुलेशन बढ़ी, दे लर्न द न्यू वे टू यूज एंड चेंज द एनवायरमेंट। तो हमें एक नई खोजों की जरूरत पड़ने लगी, हमने नए रास्ते निकाले और एनवायरमेंट क्या हुआ? चेंज हो गया। दे स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, उन्होंने कल्टीवेशन, क्रॉप्स का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेटेड एनिमल, पालतू बनाने लगे एनिमल्स को, लाइफ को सेटल करने लगे, और उसके साथ साथ व्हील का इन्वेंशन हुआ। दे प्रोड्यूस सरप्लस फूड, यानी उसके बाद अब जब कल्टीवेशन स्टार्ट हुई तो यानी उसके बाद वो प्रोड्यूस करते थे, फूड जो थे वो सरप्लस हो जाता था, मतलब ज्यादा हो जाता था। जब वो ज्यादा हो जाता था, जब फूड ज्यादा हो जाता था, उसके बाद उन्होंने स्टार्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन रेवोल्यूनाइज द लाइफ ऑफ ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन ने, इंडस्ट्रियल ने एक क्रांतिकारी जीवन लाया ह्यूमंस के, उसमें क्रांतिकारी ये सब चीजें साबित हुई। बिसाइड दिस डेवलपमेंट, ओवर पॉपुलेशन हैज कॉज मच हार्म टू द एनवायरमेंट। इसके डेवलपमेंट के अलावा जो ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन याद रखिए, ओवर पॉपुलेशन जो है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्म है। These have created imbalance between the natural and human environment, और यही सब चीजें क्या करती हैं? imbalance क्रिएट करती हैं हमारे नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। Thus it become necessary for the human to use the environment in judicious way, और हमें ये जो एनवायरनमेंट की जो चीजें हैं, ठीक है, उसे हमें बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा ही डिप्लेशन भी नहीं करना चाहिए।
आशा करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हर बार की तरह जैसे हम ब्रेन बूस्टर डालते हैं हर एक चैप्टर्स में, तो इसमें भी हमने कुछ ब्रेन बूस्टर डालने हैं। तो आइए हम ब्रेन बूस्टर्स को पहले कर लेते हैं। ब्रेन बूस्टर को करने से पहले आप पहले इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आप ब्रेन बूस्टर्स पे आइएगा और इसके क्वेश्चन नीचे आपको वैसे मिल जाएंगे, आंसर्स, इसके क्वेश्चन आप देखिए और उसके बाद आप आंसर अपना चेक करिए कि आपके कितने आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए, उसका जो है बायोटिक मीन द लिविंग वर्ल्ड लाइक प्लांट एंड एनिमल, यानी कि बायोटिक का जैविक का मतलब होता है लिविंग वर्ल्ड जैसे कि प्लांट और एनिमल। बी, अबायोटिक मीन नॉन लिविंग वर्ल्ड लाइक लैंड सॉइल एयर वाटर, यानी कि अबायोटिक का मतलब अजैविक का मतलब होता है नॉन लिविंग वर्ल्ड जैसे कि लैंड सॉइल एयर वाटर। इनमें से कौन सा चीज करेक्ट है? ऑप्शन ए आपका है ए इज राइट बी इज रॉन्ग। ऑप्शन बी आपका ए इज रॉन्ग बी इज राइट। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर राइट, यानी कि दोनों ही, एक ए और बी दोनों ही सही हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, यानी कि ए और बी दोनों ही गलत हैं। ह्यूमन एनवायरमेंट इज, ह्यूमन एनवायरमेंट क्या है? म्यूचुअल बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, यानी कि एक म्यूचुअल बैलेंस है किसके बीच में? ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में। ह्यूमन डिपेंडेंसी ऑन द एनवायरमेंट थ्रू म्यूचुअल एक्टिविटीज, ह्यूमन की जो डिपेंडेंसी है एनवायरमेंट पे वो किसके थ्रू है? म्यूचुअल एक्टिविटीज के थ्रू। सी ऑप्शन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन द एनवायरमेंट एंड दैट ऑफ एनवायरमेंट ऑन ह्यूमन। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट, वो नैरो जोन जहां पर आपका लैंड वाटर और एयर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ए एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, बी बायोस्फेयर यानी जैव मंडल, सी हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल, डी लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल। क्या बोलते हैं आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द मैन मेड एनवायरमेंट इंक्लूड, मैन मेड जो एनवायरमेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंड इंक्लूड होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्लेन्स यूज होते हैं, ऑप्शन सी लेक्स होते हैं, ऑप्शन डी मॉन्यूमेंट्स होते हैं। एनवायरमेंट जो शब्द है वो एक वर्ड एनवायरनर से लिया गया है। एनवायरमेंट जो है वो क्या है, वर्ड क्या है और उसका मीनिंग क्या है? पहला ऑप्शन ए फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब नेबरहुड होता है, या ऑप्शन बी वो एक इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब फॉरेस्ट होता है, सी ऑप्शन है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब लैंड होता है, या ऑप्शन डी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, इनमें से कौन सा अबायोटिक यानी अजैविक कंपोनेंट नहीं है एनवायरमेंट में यानी पर्यावरण का? पहला ए लैंड, बी वाटर, ऑप्शन सी सनलाइट, ऑप्शन डी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडेड इज नोन एज, रिलेशन बिटवीन किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग उसको क्या कहेंगे? ए बायोस्फीयर, बी सिम्बायोटिक रिलेशन, सी इकोसिस्टम, डी म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉज मच डैमेज टू द एनवायरमेंट, इनमें से सबसे ज्यादा डैमेज कौन करता है एनवायरमेंट को? पहला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, बी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, सी ओवर पॉपुलेशन, डी ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन ए के जो पालतू जानवर जो डोमेस्टिकेट करते हैं उस वो करते हैं, बी यानी कि जो कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स की वो, सी ओवर पॉपुलेशन यानी बहुत अत्यधिक पॉपुलेशन, और डी यानी में से सारे। क्वेश्चन नंबर 9, एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन, हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब हम मनाते हैं? ए ऑप्शन 5 मार्च को यानी 5 मार्च, बी ऑप्शन 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 जून यानी 5 जून, ऑप्शन डी 11 जुलाई यानी 11 जुलाई। इनमें से कौन सा आंसर सही है आप बताइए। और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो टर्म है वो सबसे पहले किसने बोला? ऑप्शन ए आपका आ जाता है अर्नस्ट हैकेल, बी आपका आ जाता है एजे टेस्ले, सी आपका आ जाता है रॉबर्ट हुक, और डी आ जाता है एरिस्टोटल। अब आपके आंसर आपके ये रहे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।